ये बताइए कि जैसे जो बातें अभी अपने यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ अपुष्ट जानकारियां कि 80 से ज्यादा टेररिस्ट इसमें एलिमिनेट कर दिए गए हैं, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के। इसके अलावा ये खबर भी और काफी जो बड़े चैनल्स हैं उन पर ये खबर आ रही है कि मसूद अजहर शायद एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये क्या वाकई इस तरह ये लोग वहीं बैठे रहे होंगे? क्योंकि बहुत दिन से आप देखिए पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट वो तो लगातार रात को 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि 24 घंटे में हमला होने वाला है। तो ऐसे समय में क्या ये सब लोग वहीं रहे होंगे या ये सिर्फ एक माहौल बंदी की मामला है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की तरफ से जो कैजुअलिटीज के फिगर्स दिए जा रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं जी, और जो हमारी मीडिया की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर जी, उसको भी अगर हम मान के देखें कि भाई 50 से 70 लोग मारे गए हैं, तो 50 से 70 लोग मारे गए हैं, तो हमारा अटैक है 9 जगहों पर और 20-22 कितनी मिसाइलें हैं, 24 कर कितनी मिसाइलें 24 हैं करीब, मिसाइलें। हाँ, 24 मिसाइलें हैं। 24 मिसाइलें हैं, 9 जगह हैं। इसका मतलब कि ऑन एवरेज मान लीजिए कि एक जगह पे 2-2.5 मिसाइलें गिरी हैं और 9 जगह हैं, तो मरने वालों की संख्या अगर हम 70 मान लें तो हर जगह जो है 5, 7, 8, 10 इस तरीके से कैजुअलिटीज हुई होंगी। तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता हूं कि मसूद अजहर या हफीज सईद या इस तरीके के जो बड़े सरगना हैं उनको इस तरीके से टारगेट करना आसान है। वो अब वो अलग एक इशू है कि अगर जरा सा भी भनक नहीं है, औचक हो गया या आप गलत समय में गलत जगह पे आप मौजूद थे और आप निकल लिए। देखिए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये लोग मान लीजिए कि कहा जा रहा मसूद अजहर का मदरसा तबाह किया गया, तो क्या मसूद अजहर अपने मदरसे में रहता होगा? और अगर आपको याद होगा वो लाल मस्जिद वाला एपिसोड, अगर आपको याद होगा, तो लाल मस्जिद का कंपाउंड जो है वो एकड़ों एकड़ में फैला हुआ था। आपको उस पूरे इलाके को बर्बाद तबाह करने के लिए आपको मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 150-200 मिसाइलें डालनी पड़ती। इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी कैंपस जैसा इलाका है, लड़कियों के मदरसे हैं, लड़कों के मदरसे हैं, हॉस्टल्स हैं, दवाखाने हैं, उनके रहने के इलाके हैं, उनके ये हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको याद दिलाऊं, जब लाल मस्जिद पे जब एक्शन हुआ मुशर्रफ के जमाने में, उस समय अल जजीरा का उस समय जो कॉरेस्पोंडेंट जो अल जजीरा के साथ नहीं है, वो उस समय उसका इंटरव्यू लेने गए थे, जो 2 भाई थे जो वो मदरसा चला रहे थे मस्जिद को। वो पहले दिन जा रहा है, उनका इंटरव्यू ले रहा है, अंदर पूरा बातचीत घूम फिर सारा जगह देख के, और दूसरे दिन फिर वो बाकी बचा हुआ काम करने जा रहा है, तब तक ये एक्शन शुरू हो रहा है। तो किसी को अगर लाल मस्जिद के बारे में जाननी हो तो अल जजीरा पे 2 भागों में वो डॉक्यूमेंट्री है, और वो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि पाकिस्तान की पुलिस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, लोकल आइडेंटिटी और रिलीजन, इन सब चीजों का इतना कॉकटेल बना हुआ है, और प्रॉपर्टी, पैसा और जिन चीजों से प्रॉपर्टी और पैसे बनते हैं, जैसे कि ठेकेदारी, बिजनेस, उसका कितना गहरा रिश्ता वो पाकिस्तान में है। तो मुझे अच्छी खबर होगी अगर पुष्टि हो जाती है कि मसूद अजहर, जब मसूद अजहर नहीं भी तो कम से कम कुछ बड़े सरगना मारे गए हों इस कार्रवाई में, तो ये एक संतोष की बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये लोग उस जगह पे नहीं रहते, ये लोग कहीं ढंग की जगहों पे रहते हैं, अनाम जगहों पे रहते हैं, इनको भी पता है। और इनको ये नहीं कि मिलिट्री, भारतीय सेना जो है कार्रवाई करके मार देगी या भारतीय इंटेलिजेंस कोई ऑपरेशन करा देगी। इनके भीतर में ही बहुत सारे दुश्मन दुनिया भर के भले पड़े, ये तो आपस में भी लड़ते रहते हैं ना। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तानी अवाम को समझना होगा, सोचना चाहिए कि भले ईरान हो, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान जो भी अपनी
फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी के तहत जो है वो टेररिज्म को एक एस्पेक्ट बना के चलता हो, लेकिन यह भी एक बहुत बुरा सच है कि पाकिस्तान उन देशों में भी है जो खुद भी आतंकवाद के बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं। नहीं, एक बात और है, जो लोग पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान जाएं, लाहौर जैसे अधिकतर लोग जो जाते हैं लाहौर कराची घूमते हैं, आप ये जो मुरीद के जो टाउन है, इस ऐसी जगहों पर अगर जाएं तो वहां लोगों का जो आपको वो मिलता है, उसमें कहीं कट्टरपन इस तरह का नहीं दिखाई देता है जो हम लोग इधर बैठ करके और जिसे जो समझते हैं। वो लोग हिंदुस्तान की तरफ बहुत उम्मीद की नजर से देखते हैं, इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान उनको कुछ दे देगा। वो हिंदुस्तान में जिस तरह की सरकार है, जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट है, इस सब को उनको लगता है कि भाई हमारे यहाँ कब होगा, ये सब चीजें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही हैं। वो हिंदुस्तान को उस तरह से देखते हैं। हिंदुस्तान उनके लिए सपना है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, उनकी आकांक्षाएं हैं वो कि हम भी वैसे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में जो जो जैसा, और यहाँ ये रहता है कि पाकिस्तानी जो है वो दुश्मन है और ऐसा वो ऐसा, और यही वजह है कि जब कोई हिंदुस्तान का आदमी वहां जाता है, अगर जिन लोगों को अनुभव है वो बता सकेंगे कि अगर आप लाहौर जाएं या छोटे कस्बों में जाएं, लाहौर तो बड़ी जगह हो गई कि आप दिल्ली जैसे शहर में पहुंच गए, आप छोटी जगहों पर जाएं, वहां पर जिस तरह की मेहमान नवाजी हिंदुस्तानियों की होती है और लोग उनको जिस नजर से देखते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि भाई ये लोग अपने देश को कैसे चला रहे हैं, मैं जो समझता हूं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं तो हमारी एक जमाने में हमारी फिल्मों के वीडियो कैसेट और सीडीज, बाद में डीवीडीज आई, ये एक प्राइज्ड पोसेशन है। अगर आप जा रहे हो पाकिस्तान और आपने वहां भेज दिया या किसी के हाथों वहां भिजवा दिया, तो ये बड़ी बात होती थी कि अरे भाई शाहरुख खान की नई फिल्म आई है, बच्चन साहब की नई फिल्म आई है, ये बड़ी बात है। पोस्टर उनके अफगानिस्तान में से लेकर पाकिस्तान में हमारे सारे स्टार्स की तस्वीरें हाल हाल तक बिका करती थी सड़कों पे, जो ये फोटो वगैरह यहाँ तक कि मैं एक बार का मुझे याद है, मैं जम्मू में था उस समय, तो कुछ बच्चे सीमा पार करके आरएसपुरा में इधर आ गए थे, 4-5 पाकिस्तानी बच्चे, 15-16 साल के बच्चे थे। तो उनसे वो 4-5 दिन बीएसएफ के कब्जे में रहे थे, उसके बाद वापस उनको किया गया था। उनसे बातचीत करने का मौका मिला तो वो गदर फिल्म भी उनको बड़ा पसंद थी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ ही थी फिल्म वो, लेकिन वो गदर उनको बड़ी अच्छी लगती थी। ये भी अजीब तरह की चीज मैंने देखी। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में मैंने वहाँ के यूथ के बहुत बड़े डेलीगेशन को होस्ट किया। उनके बड़े बड़े जो कुछ भारत से भी जिनके फैमिलीज गई थी, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल, जैसे बीएम कुटी साहब थे, बहुत बड़े वहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर थे मलयाली, तो उनको हमने होस्ट किया। और एक तो जलसा ऐसा भी था जिसमें कि पाकिस्तान के लोग थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे, गिलगित बाल्तिस्तान बुद्धिस्ट। मैंने गिलगित बाल्तिस्तान में जो बुद्धिस्ट हैं, जो वहां पे जो सरकार से नाराज लोग हैं, तो उनकी भी मैंने मीटिंग कराई है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि जितनी बातें, या फिर ये अभी भी आते हैं यूट्यूब पे भी काम करते हैं, वो लाहौर में प्रोफेसर है तैमूर, उनका लाल बैंड, उसको हमने होस्ट किया यहाँ पे। हानिए, और अभी हानिए का डेथ हो गया, और वो दो सहेलियां एक साथ गाती थी, उनका कोक स्टूडियो में भी बहुत फेमस आर्टिस्ट रही हैं, जेब और हानिया। उनको मैंने होस्ट किया था एक प्रोग्राम में यहाँ पे। तो मेरा जो इंटरेक्शन रहा है न सिर्फ लेफ्टिस्ट ग्रुप्स के साथ, बल्कि मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो उस दुनिया में नहीं हो, बेनजीर भुट्टो की दोनों सरकार में मिनिस्टर थे और मानवाधिकार आयोग के को चेयरपर्सन थे वहां का, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको भी हमने होस्ट किया। और मुझे अभी भी याद आता है कि वो बोले कि मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगा, और खाना खाने के बाद उन्होंने इंसुलिन का वो निकाला और अपना वो बोले कि नहीं यार, दिल्ली आया हूँ, बढ़िया खाना खा के जाऊंगा, और इंसुलिन का मतलब बहुत ज्यादा खा के इंसुलिन का इंजेक्शन उन्होंने लगाया। तो वो चीज है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की भी लाचारगी ये है सर कि अब आप देखिए ना, आप सारा बिजनेस, सबसे बड़ा उद्योगपति और सबसे बड़ा जमींदार पाकिस्तान का वहां की मिलिट्री है।
उसके बाद आपके ये फ्यूडल्स हैं, उसमें लेफ्ट के भी हैं, राइट, शरीफ फैमिली, मतलब बहुत कई सारी फैमिलीज हैं। जैसे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत बड़े ऑथर हैं, लंदन में रहते हैं और वो बहुत फेमस है उनका। तो मुझे उनके बारे में एक और लेखक बता रहे थे बहुत बड़े, कि मैंने कहा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन क्या किताबों से इतनी आमदनी हो जाती है कि लंदन में ही मैंसन में रहते हैं? बोले यार ये पाकिस्तान में 25,000 एकड़ खेत का मालिक है, और खेत, तुम खेत घूमने जाते होगे तो यहां से वहां तक गए, खेत खत्म हो गया, वो जीप से उसको घूमना पड़ता है अपना खेत। तो ये जो पूरा वहां पर फ्यूडलिज्म है, बहुत सारी और चीजें हैं। अच्छा, एक आबादी का तो बहुत बड़ा हिस्सा वो है ना कि जो पार्टीशन के बाद गया, जो बांग्लादेश से गया, जो बांग्लादेश बना वहां से लौटा, तो ये इन लोगों को तो कुछ नहीं मिला ना, बहुत मामूली परसेंटेज को कुछ मिला। तो खैर, और जो ये वो कह भी रहे थे ख्वाजा आसिफ की 30 साल से तो हमने अमेरिका के लिए गंदा काम किया है। तो उसको भी भुगत रहा है पाकिस्तान आज के डेट में। और मुझे याद नहीं आता कि किसने कहा था, शायद किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलते हुए शायद राजमोहन गांधी ने कहा था या किसने कहा था कि इस पूरे खित्ते में, ये भारतीय उपमहाद्वीप में, जब तक शांति नहीं हो सकती, जब तक हम विभाजन में मरे हुए लोगों का ढंग से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि वो जिनका आत्म संस्कार कि उनके भूत और प्रेत घूम रहे हैं, जिन घूम रहा है, नहीं। हमने उन चाहे वो इश्यूज हो, इंक्लूडिंग कश्मीर, या फिर पानी का मसला हो जैसे इंडस, आवाजाही का मसला हो, बिजनेस का मसला हो, और फिर हम एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन जैसी कोई चीज करें जो साउथ अफ्रीका में हुआ अपार्थाइड के बाद, कि ठीक है ये बहुत बुरा दौर रहा, पार्टीशन या पार्टीशन के बाद का हिसाब किताब। एक बार बैठो और एक बार, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बांग्लादेश और भारत का जो समझौता हुआ था, सीमा समझौता, अभी जो फाइनल हुआ 2015-16 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में, अब तो मान लीजिए चलिए दूसरे कारणों से हमारे संबंध फिर पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आराम से अपने जमीन की और आबादी की अदला बदली कर ली। तो मैं समझता हूं कि ये एक साउथ एशिया के लिए ये है। इस चीज से, इस कार्रवाई से ये होगा कि कुछ समय के लिए उनको जो भी झटके लगे होंगे, जो इसका जो रिजल्ट है उससे, और इंटरनेशनल प्रेशर, और भारत किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है, इसका एक भय, इन सबसे होगा कि कुछ दिनों के लिए ये चीजें शायद रुक जाएं, ये जो टेररिज्म है या कुछ इस तरह की घटना है, लेकिन यह इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। मतलब पाकिस्तान आपने 10 मिसाइल, 20 मिसाइल, 24 मिसाइल गिरा दिए, पाकिस्तान सुधर जाएगा, मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सुधर जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद कम है। और रिजिम चेंज का क्या होगा? मान लीजिए कल आप मुनीर साहब आके बैठ जाएंगे, फिर आप एक दिन उनको आगरा बुलाएंगे नाश्ते पे, समझौता करने के लिए, वो नाश्ता करके निकल जाएंगे वहां से, आप जाएंगे किसी दिन इस्लामाबाद मीटिंग करने, बिना लंच किए वहां से लौट आएंगे, वो ये कहानियां फिर हम बतियाएंगे। आप यकीन मानिए डाउन द लाइन हम लोग फिर इसी तरीके की बातचीत कर रहे होंगे। ये अफसोस नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? देखिए, दो चीज की अभी जो जिस तरीके की सिचुएशन बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसको नॉर्मलाइज, अगर मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, इसको नॉर्मलाइज होने में कम से कम 3 से 4 साल 5 साल लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए वो दोनों तरफ पॉजिटिवली ढंग की होनी चाहिए। 2019 के बाद से वैसे ही जीरो उस पर था, बहुत ही लो उस पर हमारे डिप्लोमेटिक पाकिस्तान से रिलेशंस थे, ऐसा नहीं था कि फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन हो। हाँ, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना आपको कि
2014 में प्राइम मिनिस्टर ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया अपने शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ ग्रहण में बुलाया जी। फिर आपने देखा कि ये उनके घर शादी पे पहुंचे। 2016 में, हालांकि वो तब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, इमरान खान आए थे हिंदुस्तान, उनसे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी। और तब तक लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें जा सकती हैं, लेकिन फिर अचानक से हमने घटनाएं सुननी शुरू कर दी। 2016 में ही जो घटना हुई एक, तो फिर 2019 में हुआ। तो एक तो मैं समझता हूं कि दोनों देशों को जिस तरीके की मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वो देखिए, सबसे अभी आप देखें कि दुनिया में जो पूरा क्राइसिस है, जैसे मुझे आश्चर्य हुआ कि फिनेंशियल टाइम्स जैसा अखबार कल लिखा, उसके एडिटोरियल बोर्ड ने, मतलब आज वाले एडिशन में जो रात को उन्होंने निकाला, उसमें यह निकाला है कि गाजा पे साइलेंस जो है वो पश्चिम के नैतिक समथिंग, मतलब नैतिक संकट को दिखाता है। तो ये जो तारकोस्की की फिल्म में एक कहता है कि जानते हो हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हमारे पास दक्ष लोग नहीं है, सक्षम लोग नहीं है। और अभी जो पूरा इंटरनेशनल क्राइसिस आप देख रहे हैं वो इसीलिए है कि लोग, मतलब लीडरशिप मैं कह रहा हूँ, पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो सुबह झोला उठा के जाना है, दिन भर काम करना है, उसको घर में लाके बच्चों के आगे जो है दाना रखना है जी। लेकिन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पावरफुल लीडर या कोई 2-4 लीडरों का ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिवली इंटरवेन कर सके, कुछ कह सके। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, 1980 तक, इनफैक्ट उसके बाद तक, और टेक्निकली तो 2008 तक शायद, या कब तक, नेल्सन मंडेला अमेरिका के लिए और ब्रिटेन के लिए टेररिस्ट थे, आतंकवादी। लेकिन दुनिया के कई देशों के नेताओं ने अमेरिका से अच्छे संबंध होने के बावजूद, बिजनेस, मिलिट्री, हर तरीके के, एक मोरल पोजीशन लिया ना कि साउथ अफ्रीका को आप उपनिवेशवाद से मुक्त करिए, वहां पे अश्वेतों के हाथ में आप सत्ता दीजिए, नेल्सन मंडेला को रिहा करना चाहिए। आपने देखा कि अमेरिका के भीतर वियतनाम वार को लेकर कितना बड़ा मूवमेंट हुआ, अमेरिका के भीतर। आप सोचिए कि 1974 में या 1976 में देंग जियाओपिंग, चाइनीज लीडर, संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका भाषण है, उन्होंने कहा कि अगर चीन किसी दिन बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा और वो दूसरे देशों को bully करने लगेगा, दबंगई करने लगेगा, धौंस दिखाने लगेगा, दूसरे देशों पे कब्जा करने लगेगा, तो ये पूरी दुनिया का और चीन के लोगों का यह नैतिक दायित्व है कि उसके खिलाफ खड़े हों। आप सोचिए, चीन का नेता कह रहा है कि कल को अगर हम वही सब कुछ करने लगे जो पहली की महाशक्तियां करती आ रही हैं, तो चीनियों को भी उसका विरोध करना चाहिए और बाकी दुनिया को एक साथ मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। ये इस तरीके का मोरल पावर, आप सोचिए कि अभी अभी आपको आजाद हुए 7-8 साल भी नहीं हुए ढंग से, और आप जाके बांडुंग कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, आप जाके जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू कर देते हैं, आप जाके यूएन में बात करने लगते हैं, आप परमाणु निरस्त्रीकरण, सोचिए कि अभी परमाणु बम कुछ अभी दशक भी नहीं हुआ है, और आप एक मोरल पोजीशन लेते हैं कि ये क्या बम, ये बंद करवाइए, ये बम नहीं चलना चाहिए। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि वो उस तरीके की लीडरशिप का क्राइसिस। अब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे सी जिनपिंग नहीं मानेंगे, सी जिनपिंग कहेंगे मोदी जी नहीं मानेंगे, मोदी जी कहेंगे पुतिन नहीं मानेंगे। नहीं, वैसा टावरिंग लीडरशिप जो उस समय थी, चाहे आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, सिर्फ नेहरू की ही बात नहीं है, ढेर सारे लीडर्स दुनिया में थे, जो चाहे आप इजिप्ट को ले लीजिए, चाहे आप ब्रिटेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए,
जनरल दिगाल और बहुत सारे लोग, इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उस समय थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो बहुत टावरिंग पर्सनालिटीज थी वो सब। इस समय सारे बहुत पिद्दी नजर आते हैं सारे लोग, कोई स्टेट्समैनशिप तो लगती ही नहीं किसी में। आप ये देखें कि आजकल तस्वीरें वायरल होती हैं इंटरनेशनल मंचों पे, कोई मतलब जो कई देशों की मीटिंग्स होती हैं, तो आप देखते हैं कि मैं उनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा, मैं उनके साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा, और जो होस्ट कंट्री होती है वो भी इन चीजों का ध्यान रखती है कि ये लोग ऐसे न टकरा जाएं, क्योंकि बोला लाइन कैसे बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। जबकि आप सोचें कि वर्ल्ड वॉर के हेडेज में, मतलब आप ये सोचें कि स्टालिन के साथ वर्ल्ड वॉर के बीच 2 बार मीटिंग कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टालिन के साथ। स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव, अलग अलग यूरोपीय देशों इधर उधर की यात्रा होती है। ब्रेजनेव के साथ ऐसा ही होता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है मॉस्को की यात्रा पे जाते हैं। आप देखें कि जब जियोपॉलिटिकल कारण कुछ भी हो सकते हैं, इरादे कुछ भी हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, नए रिलेशंस बनाने हैं, पुरानी चीजों को भुलाना है, तो आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं। जैसे आप एक रात उड़ेंगे, पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से आपका विदेश सचिव जो है उड़ेगा और सीधे बीजिंग पहुंच जाएगा। ना आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ना कुछ है, आपको पता भी नहीं है कि आपको होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां, क्योंकि आपकी तो एम्बेसी है नहीं। और वो भी कौन जा रहा है, कोई छोटा मोटा ऐसे ही विदेश सचिव बन गए। किसिंजर की बात कर रहे हैं ना, किसिंजर की बात कर रहे हैं, वो हेनरी किसिंजर है। और सोचिए एक अकेला आदमी, और चीन और अमेरिका के बीच में, चीन को बर्बाद करने में अमेरिका ने क्या कसर नहीं छोड़ी, प्रोपेगेंडा से लेके उसको संयुक्त राष्ट्र से निकलवाने से लेके, उसको डिप्लोमेटिकली तबाह करने से लेके, उसको बिजनेस वाइज तबाह करने, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी माओ के आने के बाद। लेकिन फिर भी हेनरी किसिंजर जाते हैं और बात करते हैं माओ से, और अगले साल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा हो जाती है। आज भी जब उनके बीच में ट्रेड को लेके इतना कुछ है, तो फिर भी देखिए क्या मैच्योरिटी है कि अचानक से हो रहा था कि ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा, और अचानक ट्रम्प जाने वाले हैं, वो तो बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, ट्रम्प वहां जाने वाले थे। अभी 9 से 12 तारीख को, अभी 9 तारीख को, कल परसों से स्विट्जरलैंड में चीन के उप प्रधानमंत्री, जो अमेरिका और चीन ट्रेड रिलेशन के इंचार्ज भी हैं, वो और वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हमारे वित्त मंत्री के समकक्ष होता है, इनके बीच में 3 दिन बात होगी स्विट्जरलैंड में ट्रेड डील, ये टैरिफ को लेके। और अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो बढ़िया, चल जाएगा मामला। और इतना ही नहीं, अभी देखें कि 4 तारीख को मिलान में, इटली में आसियान देशों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, आसियान +3 की मीटिंग हुई, उनके फिनांस मिनिस्टर और उनके जो सेंट्रल बैंक से उनके गवर्नर्स की। उसमें उन्होंने सीधे बयान लिख के, जबकि आप सोचिए कि जापान एलाई है अमेरिका का, कोरिया एलाई है अमेरिका का, कई सारे आसियान देश जैसे फिलीपींस वगैरह हैं वो एलाई हैं। कोरिया तो सैनिक अड्डा ही है, उनका सैनिक अड्डा है वो। ये सारे लोगों ने कहा कि भाई ये टैरिफ नीति ठीक नहीं है, ऐसे नहीं दुनिया चलती। तो मुझे लगता है कि अभी भी दुनिया में जो स्पार्क्स बचे हुए हैं, कुछ चीजें बची हुई हैं, उनको बचा के एक मैच्योरिटी के साथ, आखिर पाकिस्तान का क्या भला हो रहा है? हमारा तो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है कि हम मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आप नॉर्मल सी लागू करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं मिलिट्री वाइज और अदरवाइज, और फिर ये पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जाते हैं। आज भी मान लीजिए कि जैसे यही सब हुआ, अब वो चाहे 3, 4, 5, 10 जो भी हमारे नागरिक मरे हों, तो हमारे लिए, आपके लिए भले ये एक विषय हो सकता है, या नेताओं के लिए या मिलिट्री के लिए एक ऑपरेशन का, अपने काम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चाहे वो सैनिक हो, कल मैं देख रहा था, वो बड़ा बढ़िया कहीं पे बात मैं सुन रहा था कि हल्ला करने से, देखिए अभी जिस तरीके से हमारी मीडिया भी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत बहुत अच्छा तरीका है। ये जश्न मनाने का मतलब नहीं होता भाई, एक एक्शन था, हमने किया, इसमें जश्न मनाने वाली कौन सी बात है? कहानी तो तब बनती है ना जब
कॉफीन आने लगते हैं। वियतनाम वॉर में क्या हुआ था? वियतनाम वॉर की सबसे बड़ी जो उसके खिलाफ जो माहौल बना वो ये था कि जितने जहाज मिलिट्री को लेके या हथियार लेके या रसद पानी लेके नहीं जा रहे थे, उससे ज्यादा जहाज वहां से लाशें लेके आ रहे थे जी। और वो तो भला हो कि हमारे इस पूरे खित्ते में या पश्चिम एशिया में आबादी बहुत ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, तो पता नहीं चलता है। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ये कैजुअलिटीज आप जरा सा आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि हर साल फ्रांस में इतने लोग भूख से, इतने लोग दवा की कमी से, इतने लोग सड़क एक्सीडेंट में, इतने लोग नशे से और इतने लोग टेररिज्म से मारे जा रहे हैं। फ्रांस खत्म हो जाता है, फ्रांस बियाबान हो जाता है। हाँ, तो हमें इस पूरे खित्ते को ये समझना पड़ेगा कि मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 2 चीजों के लिए, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन डिग्निटी, ये 2 चीजों पर तो कम से कम आपको सोचना होगा।